आज बीकॉम प्रथम वर्ष व्यावसायिक गणित के युगपत समीकरण अध्याय में हम देखेंगे चाल, समय और दूरी संबंधी प्रश्न। देखिए, ये चाल समय वाले जो प्रश्न होते हैं इनको करने के लिए कुछ सूत्र का ध्यान रखना पड़ता है और कुछ विशेष बातों का। क्या है, हम इसको बारी बारी से देखते हैं। देखिए, जब नदी नाव वाले सवाल आप करें तो यहां एक बात याद रखिएगा, नदी की चाल और नाव की चाल ये आपसे पूछी जाएगी। वहां आपको जब आप मानते हैं तो यहाँ शब्द लिखा है शांत जल में नदी की चाल और नाव की चाल। मतलब यदि जल बह नहीं रहा है उसमें से यदि नाव चलाई जाए तो वो किस स्पीड से जाएगी ये मानेंगे हम। और यदि वही शांत जो जल राशि है उसमें से कोई नदी की धारा बहाई जाए तो वो किस गति से आगे बहेगी ये मानेंगे। तो यहाँ एक बार याद रखिएगा, हमको x माइनस वाई लिखने की आदत है, y माइनस एक्स लिखने की आदत नहीं है। इसलिए पहले नाव की चाल मानिए, बाद में नदी की चाल मानिए। नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा ही चलेगा। चाल जो होती है, गति जो होती है, जैसे हम कहते हैं गाड़ी से हम 60 की स्पीड में जा रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। यदि उसी स्पीड से हम 1 घंटे चलते रहे तो 60 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ जो है शांत जल में आपको नदी और नाव की गति को मानना है। ये मानते हैं, माना है ना। अब क्या होता है, आपने कभी, जो तैराक है उनको तो आइडिया होगा, जो जिनको तैरना नहीं आता है, साइकिल आपने चलाई हो यदि, और देखिए जब सामने से हवा चल रही है तो साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यदि चढ़ाव भी है तो फिर हमको उतरना पड़ता है। ये डर लगता है कि हम गिर नहीं जाएं, सबके बीच में हमारी बेइज्जती नहीं हो जाए। और उसकी विपरीत स्थिति जब होती है कि पीछे से हवा चल रही है, आपकी पीठ पीछे से हवा आपको धका रही है, आप साइकिल चलाए तो आपको ऐसा लगता है एक जरा से पेडल में साइकिल बहुत तेजी से आगे जाती है। होता क्या है कि जब सामने की हवा चलती है तो वो हवा आपको रोकती है, हवा आपको रोक रही है। अब आप ताकत लगा रहे हैं तो हवा के विपरीत जा रहे हैं। जहां आपकी ताकत और हवा की ताकत बराबर होने लगती है वहां आपको डर लगता है कि अब साइकिल के पीछे नहीं चले जाए और हम गिर नहीं जाए और आप उतर जाए। सेम स्थिति नदी में होती है कि नदी में आप देखिए प्रवाह के साथ जिधर नदी बह रही है उधर तैरना बड़ा आसान होता है। जो तैरना जानते हैं वो देखते होंगे कि प्रवाह के साथ कूद जाओ फटाफट फटाफट आप बहुत आगे तक निकल जाते हो। और प्रवाह के विपरीत तैरना हो तो हाथ पैर मार रहे हो, कई बार तो ये स्थिति होती है आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे हो जाते हो, क्योंकि आपकी स्पीड कम होती है और नदी की स्पीड ज्यादा होती है। वहां आप नदी के साथ बह जाएंगे। तो यहाँ विथ द फ्लो और अपोजिट द फ्लो वाली बात आएगी कि आप प्रवाह के साथ क्या गति है आपकी, जब प्रवाह के साथ धारा के अनुकूल विद द फ्लो जब आप नाव चला रहे हैं तो आपकी गति के साथ साथ नदी की गति भी जुड़ जाएगी और आपके आगे बढ़ने की गति होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि हेलो सर। हाँ जी, सर थोड़ा मतलब साथ में इंग्लिश में बताते रहिए ना प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो ये जब आप विद द फ्लो जा रहे हैं तो आपके आगे बढ़ने की स्पीड क्या होगी, आगे बढ़ने की स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इसके जस्ट अपोजिट बात देख लीजिए कि आप अपोजिट द फ्लो जा रहे हैं, आप अपोजिट द फ्लो, यदि आप अगेंस्ट द फ्लो आप नाव को ले जा रहे हैं तो क्या होगा, नाव जो होगी, जो बोट होगी, बोट की एक स्पीड होगी और जो फ्लो होगा, जो धारा होगी, उसकी स्पीड उसको काटेगी, उससे रोकेगी, उसमें अवरोध पैदा करेगी। तो नाव किस गति से आगे बढ़ेगी, खुद की गति माइनस धारा की गति। तो वहां उसके आगे बढ़ने की जो स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर।
तो ये x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर का गणित समझिए आप, कि जब आपसे कहा जाए कि धारा के साथ जा रहे हैं, विद द फ्लो जा रहे हैं, तो आपको मानना है कि उस समय स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी। और जब अगेंस्ट द फ्लो नाव जा रही है तो नदी नाव की जो गति है उसमें से नाव स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ फ्लो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब इसके कुछ और जरूरी सूत्र हैं, स्पीड वाले जो फार्मूले हैं वो देख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत पहले से पढ़ा होगा आपने। इसी से तीन फार्मूले और बन जाते हैं। यदि हम समय को यहाँ पक्षांतर करें तो स्पीड इंटू टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस, और यदि समय का मूल्य निकालना हो तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे ही ये दूरी, समय को इधर पक्षांतर किया, चाल और समय का गुणा हो गया, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये तीन फार्मूले एक ही फार्मूले से बने हैं। ये तीन फार्मूले का उपयोग भी आप आवश्यकता पड़ने पर कर सकते हैं। यदि फार्मूले याद नहीं रहते हैं तो वो जो आप देयरफॉर जमाते हैं, जबकि जमाते हैं, उससे भी आप काम निकाल सकते हैं। जैसे बोट और रिवर के जो आपके सवाल होंगे, वैसे ही रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी या पैदल चलने वाले सवाल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सीधे एक उदाहरण में देखते हैं। एक नाविक नदी के बहाव के साथ 72 किलोमीटर 6 घंटे में नाव लेकर जाता है और बहाव के विपरीत अगेंस्ट द फ्लो 9 घंटे में वापस लौटता है। तो कितना वापस लौटेगा? जितना गया है उतना ही लौटेगा। इसका मतलब जाने का समय दिया है हमको, जाने का दूरी दी है 72 किलोमीटर और समय दिया है 6 घंटे। आने का समय दिया है 9 घंटे और दूरी तो वही रहेगी 72 किलोमीटर। ये अंडरस्टूड है। ये आपको ये मान के चलना है कि प्रश्न में नहीं दिया है तो भी ये इतना होगा ही। अब नाव और नदी की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही नाव की चाल मान लीजिए। लेट द स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ रिवर इज y किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट इज द स्पीड with the flow? What is the speed of boat with the flow? That is x plus y kilometer per hour. और against the flow, the speed of boat is x minus y किलोमीटर पर आवर। तो ये वाली बात यहां तक आपके समझ में आ गई। अब इससे हम जमाएंगे। हमको पता लग गया है कि स्पीड इतनी है, समय इतना है और किलोमीटर इतने हैं। वही फार्मूले से हम निकाल के एक समीकरण बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। यार ये रोज की प्रॉब्लम है बेटा, प्लीज म्यूट। फिर मुझे बाहर करना पड़ेगा बेटा। या तो म्यूट करिए, ऐसी जगह रहिए जहां कोई बात नहीं कर रहा हो। ये प्रश्न को यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है। अब देखिए ये बोल रहे हैं बहाव के साथ 72 किलोमीटर 6 घंटे में नाव जाती है। ये वाली बात, इसका मतलब क्या हुआ? अब बहाव के साथ स्पीड है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो बहाव के साथ नाव की चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 72 किलोमीटर और टाइम है 6 घंटे। ये नाव की चाल क्या है? ये हमने देखा था कि ये बराबर है बहाव के साथ x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 6। 6 का भाग दिया तो 12 आ गया। ये बात समझ में आई आपको? किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ अनम्यूट करके पूछ सकता है मुझसे। चलिए
यदि आपको सूत्र नहीं मालूम होता तो यहाँ एक जबकि जमा सकते थे आप। क्या जमा सकते थे कि जब x प्लस वाई किलोमीटर नाव जाती है 1 घंटे में, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर है, तो x प्लस वाई किलोमीटर नाव जाती है 1 घंटे में, तो 72 किलोमीटर जाएगी कितने घंटे में, और जो आता वो बराबर आप 6 रख देते, फिर पक्षांतर करके इसको आप कर सकते थे आगे। ठीक है, चलिए तो ये सूत्र लगा दिया हमने, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 6 का भाग दे दिया 12, तो ये पहला समीकरण ज्ञात हो गया आपको, x प्लस वाई बराबर 12। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है वो कि बहाव के विपरीत 9 घंटे में वापस आता है, तो अगेंस्ट द फ्लो भी उतना ही चलेगा 72 किलोमीटर जितना गया है, और टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है वो 9 आवर्स। तो ये 72 किलोमीटर 9 आवर्स में कर रहा है। आते समय इसकी गति क्या होगी, प्रवाह के साथ यदि x प्लस वाई है तो अगेंस्ट द स्ट्रीम दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 9, 72 बटे 9। तो भाव के प्रतिकूल नाव की चाल, वही चाल बराबर दूरी बटे समय, और यहाँ x माइनस वाई है चाल, तो x माइनस वाई बराबर 72 डिवाइडेड बाई 9, 9 से भाग दिया तो 8 आ गया। अब आपके दो समीकरण आ गए, x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 8। इन दोनों को हल कर लीजिए, जैसा सिंपल हल करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, y कट जाएगा। y कट गया दोनों को जोड़ने पर 2x और x जोड़ के 2x हो गया, 12 और 8 जोड़ के 20 हो गया, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 10। सीधा सा सवाल उत्तर आ जाएगा। x बराबर 10 है, यहाँ मान रख दो या यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, चलो यहाँ रखा x बराबर 10, 10 को पक्षांतर किया तो 12 में से 10 गया बचा 2, तो y बराबर आ जाएगा 2। यहाँ रखेंगे तब भी उतना ही आएगा। ये माइनस वाई, x को इधर 10 को इधर ले जाएंगे तो 8 में से 10 में से 8 जाएगा तो -2 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 2। किसी भी समीकरण में मान रखने पर उत्तर वही आएगा। चलिए तो ये हो गया आपका y बराबर 2। तो ये हमको पता लग गया कि नाव की चाल जो है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, और नदी की जो चाल है दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर है। इसमें किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो बताएं। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, इतने सिंपल नहीं आते। दोनों का कॉम्बो आता है, कॉम्बो कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। अब देखिए, सिर्फ जाना नहीं, जाना आना एक साथ दिया होता है। अच्छा, एक ये नाव जो है 30 किलोमीटर बहाव के प्रतिकूल और 44 किलोमीटर बहाव के अनुकूल, अगेंस्ट द फ्लो 30 किलोमीटर है, और 40 किलोमीटर जो है विद द फ्लो है। 10 घंटे में जाती है, दोनों का इकट्ठा समय दिया हुआ है, कॉम्बो है, जाना भी है आना भी है, बराबर 10 घंटे। और इसी प्रकार 40 किलोमीटर बहाव के प्रतिकूल तथा 55 किलोमीटर बहाव के अनुकूल 13 घंटे में जाती है। फिर 2 सेट दिए हैं आपको जाने आने के, इन सेट से आपको समीकरण बनाना है। अब जो आपके इस समय जो आपके समीकरण बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आप थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, ये पहली चीज तो आपने मान ली कि नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है और नदी की चाल y किलोमीटर पर आवर है, और यदि ऐसा है तो विद द फ्लो द स्पीड ऑफ बोट विल बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अगेंस्ट द फ्लो नाव की चाल जो होगी, विपरीत जो होगी वो होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना आपने मान लिया है। अब देखिए, मैंने बताया था कि जो सूत्र 3 बताए थे, यदि आपको ध्यान हो तो उसमें एक सूत्र ये भी था, स्पीड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम ये 30 किलोमीटर जाने का और 44 किलोमीटर आने का
दोनों का अलग अलग समय निकालेंगे, दोनों अलग अलग समय जो निकलेगा उसका टोटल जो है वो 10 होगा। कैसा निकलेगा? ये दूरी बटे आपकी स्पीड, गति। जब प्रतिकूल है मतलब अगेंस्ट है तो x माइनस वाई है, अनुकूल है तो x प्लस वाई है। ये होगा 30 बटे 30 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये समय प्लस ये समय बराबर 10 घंटे दिए। ये देखिए 44 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 30 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 10। ऐसे ये होगा 40 किलोमीटर से प्रतिकूल है ना, 40 डिवाइडेड बाई एक्स, सॉरी हाँ चलो 40 प्रतिकूल है तो 40 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर अनुकूल है तो 55 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इसको आगे पीछे लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही पक्ष में किसी समीकरण को आगे किसी को पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर कितने घंटे में जाता है? 13 घंटे में, तो 30। अब ये दो जो समीकरण बनेंगे आपके, ये जो दो इक्वेशन बनेंगे, इनको सॉल्व करने का तरीका भी मैंने कल बताया था, कल परसों में जब इस पे अपनी चर्चा हुई थी कि आप क्या करेंगे, 1 बटे एक्स प्लस वाई को मान लेंगे ए और 1 बटे एक्स माइनस वाई को मान लेंगे बी। तो ये समीकरण बन जाएगा 44a प्लस 30b इज इक्वल टू 10। ये बन जाएगा 55a प्लस 40b इज इक्वल टू 13। इसको हल करेंगे तो a और b के मान आ जाएंगे आपके पास। फिर a और b के मान इन समीकरणों में रख दें, 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर a और 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर b जो आपने माना था उनमें मान रखेंगे तो फिर एक्स प्लस वाई इसमें मिलाकर दो समीकरण आपको मिलेंगे। ये दो समीकरण को हल करेंगे तो एक्स और वाई का मान आपका निकल आएगा। सर ये 40 कैसे आया? हाँ जी 14 कैसे आया? 40 ये लिखा है 40 किलोमीटर अगेंस्ट द फ्लो 40 किलोमीटर जा रही है तो अगेंस्ट द फ्लो में एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है और दूरी है 40 किलोमीटर तो 40 आया। यस सर। और ये 55 किलोमीटर है तो ये 55 आया। इसमें स्पीड जो है एक्स प्लस वाई है क्योंकि बहाव के साथ है, विद द फ्लो है ना, बहाव के साथ है वो। बात समझ में आई आपको? यस सर। तो ये सवाल आप हल करें और मुझे बताएंगे। इतना हिंट पर्याप्त है आपके लिए। ये देखिए 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर ए और 1 बटे एक्स वाई माइनस वाई बराबर बी मान सकते हैं आप। तो ये हल करके मुझे फिर एक्स और वाई के मान आप बताएंगे। उन्हीं समीकरणों को जो मैंने आपको बताया था, 44 बटे एक्स प्लस वाई था, ये 44a प्लस 30b बराबर 10, 55a प्लस 40b बराबर 13। इन दोनों को हल कर लीजिए, ए और बी का मान निकाल लीजिए। ए और बी का मान निकालने के बाद ये यहाँ मान रख देंगे ए और बी का आप, तो ये सीधे गुणा करके एक समीकरण बन जाएगा एक्स प्लस वाई का और एक समीकरण बन जाएगा एक्स माइनस वाई का। इन दोनों को हल कर लेंगे तो एक्स और वाई के मान आपको निकल आएंगे जो कि अभीष्ट उत्तर होगा, जो आप उत्तर लाना चाहते हैं। आपकी सुविधा के लिए ये उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं। x बराबर आएगा 8 एंड y बराबर आएगा 3। इसको आप सॉल्व करिए। यस सर, आ गया आंसर। आ गया, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने समझा नदी और नाव की चाल वाले सवाल हम कैसे हल करते हैं। अब इसमें यस सर, आ गया आंसर। चलिए गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी को बधाई, जिनके आ गए हैं और जिनके नहीं आए हैं वो थोड़ा सा बाद में कोशिश करिएगा। फिर भी यदि प्रॉब्लम आए तो मुझसे जरूर पूछिएगा। हाँ जी, अब यहां देखते हैं लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न। ये बड़ा सरल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सामान्यतः पुस्तकों में नहीं दिया होता है। देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है, लेंथ इंटू ब्रीथ बराबर एरिया होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। इसी सूत्र का हमारा यहाँ प्रयोग होता है। अब यहाँ दो प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। दो प्रकार क्या है भाई? एक ये हो सकता है
कि आपको कहा जाए लंबाई चौड़ाई की इतने गुने है या इससे कम है या ज्यादा है। जब लंबाई और चौड़ाई की आपसी बात की जाए तब आप समीकरण जमाएंगे लंबाई बराबर चौड़ाई में, जैसा बोले वैसा कर देंगे। उनका लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो लंबाई बराबर चौड़ाई गुणित 2, लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रीथ। या लंबाई चौड़ाई से 5 कम है तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रीथ माइनस 5, लंबाई बराबर चौड़ाई माइनस 5। सामान्य जैसी बात करते हैं हम कि एक्स और वाई मानते हैं, लंबाई को एक्स मानेंगे, चौड़ाई को वाई मानेंगे, तो एरिया जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो एक्स वाई वर्ग होगा, वर्ग किलोमीटर। जैसे किलोमीटर में मीटर में है तो वर्ग मीटर कहलाएगा, उसका जो इकाई है, उसकी जो यूनिट है वो वर्ग में हो जाती है क्योंकि एक्स और वाई दोनों का गुणा होता है। अब यहाँ दूसरा तरीका यह है कि आपसे कहा जाए कि लंबाई इतनी बढ़ा दो या चौड़ाई इतनी घटा दो या दोनों में परिवर्तन करो तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाता है। जब इस टाइप की बात करें आपसे तो आपको ये नीचे दिया हुआ जो खाना है ये देखिए, इस हिसाब से जमाना है। ये लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल आप ऐसा लिख लेंगे, एक ऐसा ब्लॉक बनाएंगे। अब वो बोलेंगे लंबाई 5 मीटर बढ़ा देने पर तो x + 5 लिख देंगे, वो के लंबाई 2 मीटर घटा देने पर तो x - 2 लिख देंगे। चौड़ाई इतना बढ़ाने या घटाने पर जो बोले वो लिख देंगे, चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं बोले तो y तो लिखा है, चौड़ाई तो ही y। तो क्षेत्रफल इतना बढ़ या घट जाता है, क्षेत्रफल बढ़ या घट जाता है जो बोलेंगे वो प्लस माइनस कर देंगे। 16 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो या 2 वर्ग मीटर घट जाता है तो -2 कर दिया। अब देखिए इससे समीकरण सीधा सीधा बन जाता है, एक्स मतलब ये वाला जो भी पोर्शन है ये गुणित ये बराबर ये होगा, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो हम समीकरण में क्या लिख देंगे, ये इसको लिख देंगे कोष्टक में, इनटू ये नीचे वाले y के साथ जो भी है, y के साथ कुछ नहीं है, y अकेला तो y लिख देंगे, बराबर ये लिख देंगे। ये एक समीकरण बन जाएगा। तो ये तरीके से यदि आप समीकरण बनाएंगे तो इसके सवाल में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ऐसे ही दूसरी शर्त में भी करना है, 2 शर्तें अलग अलग बोले तो दूसरी शर्त में भी जो कम ज्यादा बोले उसको लिखकर आप इस टाइप से निकाल। अच्छा, ये सेशन समाप्त होने में 5-7 मिनट बचे हुए हैं, तो सेशन जैसे ही समाप्त होगा मैं फिर से दूसरा सेशन शुरू करूंगा, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि किसी आयत की, रेक्टेंगल की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, दोनों बढ़ा रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल 74 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, 74 वर्ग मीटर है ना, स्क्वायर मीटर, ये इंक्रीज हो जाता है। यदि लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 76 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, 76। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपने देखा है सवाल, if the length of rectangle is increased by 4 meters and width by 3 meters, its area is increased by 74 square meter। ऐसे ही आपका दूसरी बात है 3 मीटर्स और 4 मीटर्स का है और 76 मीटर्स आपका एरिया बढ़ जाता है। अब इसको कैसा करेंगे, ये जो मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। देखिए अब मान लिया लंबाई x है, लेंथ इज x एंड विड्थ इज y, देन क्षेत्रफल क्या होगा xy। अब वो जो आपको सारणी टाइप में मैंने बताया था उसमें आप जमाइए। पहली चीज क्या बोल रहा है, लंबाई 4 मीटर, तो हम यहां लिखेंगे x + 4, x + 4 लिखा, नीचे y + 3 लिखा और xy + 74 लिखा। इनको एक साथ लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, x + 4 × y + 3 बराबर xy + 74, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। जो बोल रहा है वही किया हमने, लंबाई को 4 मीटर बढ़ाया है, चौड़ाई को 3 वर्ग मीटर बढ़ाया, 3 मीटर बढ़ाया है, तो ये क्षेत्रफल xy है वो 74 मीटर बढ़ गया। इसी प्रकार दूसरी बात बोल रहे हैं वो लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर, लंबाई यानी x 3 मीटर तो x + 3, y 4 मीटर तो y + 4, इन दोनों का गुणा करने पर जो क्षेत्रफल आएगा वो किसके बराबर होगा, ये बोल रहे हैं 76 वर्ग मीटर बढ़ जाएगा। तो पहले क्या था, xy था, xy + 76। तो ये ऐसे 2 समीकरण आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ इस चीज को पूरा वैसे लिखा है, आपका जो प्रश्न है उसको यहाँ उतार दिया गया। ये बात समझ में आई आपको। अब यहाँ इनको कैसे हल करेंगे वाली बात है।
ये इस टाइप के सवाल आपने देखे थे पहले, तो इसका गुणा करना पड़ेगा आपस में इनका गुणा करेंगे आप, इसके बाद इसको हल करेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से आप जमाएंगे ये। अरे यार सॉरी, ये वही बात जिसको जमाने के लिए मैंने बताई थी आपको। यहाँ आपने लिख लिया x + 4, 4 था तो 4 यहाँ लिखा, 3 मीटर चौड़ाई बढ़ा दिया तो ये लिखा, और ये 74 वर्ग मीटर बढ़ गया, ये दे रहा है 74 वर्ग मीटर बढ़ जाता तो x y में 74 जोड़ दिया। ऐसी दूसरी शर्त में क्या बोल रहा था, लंबाई 3 मीटर तो x में 3 जोड़ा, चौड़ाई 4 मीटर तो y में 4 जोड़ा, और क्षेत्रफल 76 वर्ग मीटर बढ़ जाता तो क्षेत्रफल यहाँ एरिया था एक्स वाई तो एक्स वाई + 76। अब ये ऐसे समीकरण बन गए, ये गुणित ये बराबर ये, यहाँ किया x + 4 ये किया, ये गुणित ये बराबर ये। ठीक बात समझ में आई आपके? ऐसे आप इसको यहाँ लिखोगे तो ये आसानी से आपके समीकरण बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहले शर्तानुसार ये आपका समीकरण जो बना है वो आपने लिखा है। अब इसको हल करेंगे। x का y में गुणा किया तो xy, x का 3 में गुणा किया तो 3x, प्लस का सब प्लस ही है तो प्लस ही आएंगे। 4 का y में गुणा किया तो 4y, 4 का 3 में किया तो 4 × 3 = 12। ये सीधा ऐसा कैसे ही लिखा जाएगा। अब देखिए, हम इसको यदि पक्षांतर करें 12 को इधर और xy को इधर करें तो क्या हो जाएगा, 3x और 4y ये बचेगा, इधर xy प्लस का और xy माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 74 में से 12 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 62। तो ये इसको और थोड़ा सा वैसा हल कर लिया, पहले xy काटा है और अब इसके बाद ये 3x + 4y बराबर ये 62 समीकरण नंबर 1 आ गया। बात समझ में आई आपको? इनका कोष्टक में जब आपस में गुणा करते हैं तो प्रत्येक संख्या का, जिसमें पहले कोष्टक की प्रत्येक संख्या का बारी बारी से दूसरे कोष्टक के सभी संख्याओं में गुणा किया जाता है। यानी x का गुणा करना है तो पहले y में होगा फिर 3 में होगा, ऐसे 4 का गुणा करना है तो पहले y में होगा फिर 3 में होगा, ये एक के बाद एक ऐसे प्लस माइनस से जोड़कर लिखे जाते हैं। चलिए दूसरा समीकरण देख लेते हैं। ये दूसरे समीकरण को भी ऐसे ही हल किया हमने, और इसको हल किया तो ये आया समीकरण 4x + 3y = 64। तो ये दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए, 3x + 4y = 62 और 4x + 3y = 64। अब देखिए, बीमारी है कि दोनों को बराबर करने के लिए दोनों में ही गुणा करना पड़ेगा। तो अब यदि हम y को काटना चाहते हैं तो 3 का समीकरण नंबर 1 में गुणा कर दे और 4 का समीकरण नंबर 2 में गुणा कर दे। ये वाली बात आई आपकी कि समीकरण नंबर 1 में 3 का और समीकरण नंबर 2 में 4 का गुणा करके घटाने पर क्या स्थिति बनेगी, देखिए पहले गुणा करें, ये गुणा करके लिखा है, इसमें 3 का गुणा किया है, 3 × 3 = 9, 3 × 12 और ये 3 का गुणा करके 186 लिखा है इसमें। ये इस समीकरण में 4 का किया है, 4 × 16 है ना, सॉरी इसमें हाँ 4 का किया, 4 × 16, 4 × 3 = 12 और 64 में 4 का किया तो 256। क्योंकि इसको घटा रहे हैं, घटाना इसलिए जरूरी है कि दोनों प्लस हैं, एक को माइनस में लाना है, आपको माइनस में लाना है तो घटाना पड़ेगा आपको। ये माइनस किया, 12y से 12y कट गया, 9 में से 16x गए तो माइनस का बचेगा 7x, ये 7x बचा। 186 में से 256 गए तो माइनस का बचेगा 70, ये 70 बचा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 70/7 यानी 10। तो x का मान आ गया आपका 10। अब ये मान किसी में भी रख लो, किसी भी समीकरण में रख लो, दूसरे का मान आ जाएगा। ये एक में रखने पर ये x से 10 रख दिया, प्लस 4y = 62, तो 4y = 62 में से 10 × 30 माइनस कर दिया तो बचा 32। अब y बराबर हो जाएगा 8 आ जाएगा, 4 का भाग चले जाएगा। तो इस प्रकार आपके उत्तर आ गए, x = 10 यानी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। यदि शर्तों में रख के देखें बिल्कुल सही है नहीं है, यहाँ आप उसको प्रूव करके देख सकते हैं। देखिए 10 था ये 14 हो जाएगा, ये 8 था तो ये 11 हो जाएगा। 14 में 11 का गुणा यदि हम करते हैं तो 14 × 11 14 × 14 4 आता है 1, 14 × 14 15, 154 आता है। यहाँ पहले क्या स्थिति थी, 10 × 8 = 80, इनका जो xy था ये कितना था एरिया, 10 × 8 = 80। 80 में 74 जोड़े यदि तो 154 आता है कि देखें, 80 में 74 जोड़े तो 154 आता है।
इसका मतलब हमारी बात सही है। ऐसे ही दूसरे में भी आप इसको प्रूव करके देख सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पुत्र की आयु पिता की आयु की 3/8 है। ध्यान से देखना भाई। Son's age is 3/8 of father's age. If the age of son is 12 years, what is the father's age? पिता पुत्र की आयु यदि 12 वर्ष है तो पिता की आयु क्या होगी? कौन बताएगा? बहुत सरल है, बिल्कुल सिंपल सा उत्तर है इसका। आप म्यूट खोल के बता सकते हैं। 1 मिनट से भी कम बचा है। चलिए मैं बता देता हूं। x बराबर, या पिता मान लो x है तो या पिता पुत्र x और पिता y मान लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा y का 3/8। अब x दिया है 12, तो 12 में 3/8 को पक्षांतर करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। 3 चौक 12, 4 2 32, उत्तर आएगा 32 ईयर्स। यदि 1/x + 2 बराबर 17/8 हो तो x का मान निकालिए। फटाफट कर पाएंगे? 1 मिनट से भी कम समय बचा है, सेशन खत्म हो जाएगा।